डिफरेंट केसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के आइसोमर्स हम लोग देख रहे थे। आइसोमेरिज्म को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और आज आइसोमेरिज्म हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और आइसोमेरिज्म के अलावा एक हमें डीडी ट्रांजिशन, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्सप्लेन, एक थ्योरी होती है डीडी ट्रांजिशन की। चार डीडी ट्रांजिशन से अगर एक्सप्लेन नहीं हो पाता कलर ऑफ कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चार्ज ट्रांसफर कॉन्सेप्ट होता है, उससे भी हम कलर ऑफ कंपाउंड्स एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सेप्शन। तो इसके बाद वैसे एक लेक्चर और लगेगा, एंड देन we will be able to finish this coordination compound in detail and completely. चलो हम लोग कुछ केसेस मोनोडेंटेड लिगेंड थे, तो हमने 11 केसेस लिए थे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। सभी में कितने कितने जीआई थे और कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव था, वो हमने देखा था, वो हमें याद होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि A3B3 दो मोनोडेंटेड लिगेंड है, 3-3 है, तो बताओ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। बहुत ही फेमस केस है, मैंने बोला, और उसमें दो जीआई होंगे, एक फेशियल और दूसरा मेरिडियनल, या फिर उनको हम लोग फेशियल को और मेरिडियनल को सिस एंड ट्रांस भी बोल देते हैं। और वो हमने देखा भी था, व्हाई इट इज फेशियल कॉल्ड एज, व्हाई इट इज मेरिडियनल कॉल्ड एज। अब हम वो केस ले लेते हैं कुछ जिसमें एक बाइडेंटेड लिगेंड होगा और दो हुए 4 मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, बाइडेंटेड लिगेंड एक हो एंड 4 मोनोडेंटेड लिगेंड। केसेस तो इसमें बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे मैं एक केस डिस्कस करता हूं सबसे पहले। MAA बाइडेंटेड लिगेंड मैंने सिमेट्रिक ले लिया, एंड मोनोडेंटेड लिगेंड दो टाइप के लिए मैंने A3B। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो कितने जीआई बन जाएंगे आपके, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ए तो जो सिस पेयर होते हैं 90 डिग्री वाले, कहीं पे भी एक जगह बैठ जाएगा ए, राइट, कहीं पे भी एक जगह बैठ जाएगा ए। तो निखिल म्यूट कर लो बेटा। ए तो इसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं आपके। अगर A3B, अगर मैं इससे पहले A4 की अगर बात करूं, MA4 जस्ट फॉर एनालिसिस, A4, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब एक बाइडेंटेड लिगेंड हो बच्चों, तो पहले उसको 90 डिग्री के ऊपर फिक्स कर लो, उसके दो कोऑर्डिनेट पॉइंट। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लीजिए आप। ए को 90 डिग्री पे फिक्स करेंगे। 90 डिग्री पे ए रखने के 12 पॉसिबिलिटी होते हैं, 12 सिस पेयर होते हैं और 3 ट्रांस पेयर होते हैं। तो किसी भी 12 में से एक सिस पेयर पे रखो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री सिमेट्रिक है, कहीं पे भी रखो बात बराबर ही होती है। ओके, बात बराबर रहती है। यहां पर अगर मैं बात करूं, ए को मैं इस 290 डिग्री पे इधर बॉन्ड बना देता हूं, इस सिस पेयर कर देता हूं। तो इन 4 एक को मैं कैसे लिख सकता हूं, मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सिवाय इसके। तो एक ही कंपाउंड बनेगा, इसका कोई दूसरा रिलेटिव अरेंजमेंट नहीं हो सकता, दूसरा जीआई हो ही नहीं सकता MA4 का। लेकिन अगर मैं थोड़े केसेस बढ़ाऊं, इफ आई इंक्रीज, अगर मैं दूसरा केस ले लूं, मैं बोलूं कि आप इसका बताओ, जो आपको क्वेश्चन में भी आ जाता है,
MAA A3B ले लेते हैं, A4 हो गया, A3B हो गया, A2B2 हो गया। चार डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड को कैसे लेते हैं, तीन टाइप का लेगो A2B, जो हमने कोटेशन नंबर 4 में किया था उसी तरह चार मोनोडेंटेड लिगेंड के तो आप कोई 5 केसेस बना सकते हो, A4 A3B A2B2, फिर तीन टाइप में A2BC एंड चार टाइप में ABCD, है ना। वो मोनोडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड आपका सिमेट्रिक है, वो आपका फिक्स है। बाइडेंटेड लिगेंड इज सिमेट्रिक एंड दैट इज फिक्स। देखो इधर इसका बनाओ आप, क्या हो सकता है, AA को तो आप फिक्स कर लो, बाकी क्या हो सकता है, एक के ट्रांस में B हो और एक के ट्रांस में A हो, दो पॉसिबिलिटी है, एक के ट्रांस में A हो और दूसरा एक के ट्रांस में B हो। यहां सामने बना लेते हैं, नाउ वी हैव स्पेस। तो बच्चों देखो, AA को फिक्स कर लो जब भी एक बाइडेंटेड लिगेंड हो, बाइडेंटेड को पहले फिक्स करके फिर मोनोडेंटेड अरेंज किया करो, आप बनाने में ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे कि कितने में। एक के ट्रांस में A, तो बचा एक A और एक B, A और B इधर रखो या उधर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, AB इन वाले को पोजीशन AA। अब A ट्रांस B भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, A और B को अगर हम ट्रांस पे रखें तो बचा क्या, दो A बच गए, तो ये A ट्रांस B है, ये A ट्रांस A है। मैं आपसे कोई तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक के ट्रांस में ये हो गया और एक के ट्रांस में, ट्रांस पेयर को पकड़ो क्योंकि सिस पेयर तो 12 है, बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको एनालाइज करना, काउंट करना। ट्रांस में दो ही पॉसिबिलिटी है, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड फिक्स कर दो, और मोनोडेंटेड क्या हो सकता है, एक के ट्रांस में A और एक के ट्रांस में B, दो पॉसिबिलिटी जनरेट होती है, तो इसके दो GI होंगे, A3B के दो GI होंगे आपके, नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू। अब मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ GI 2 हो गए, मुझे बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, जहां AA करके आ गया, दूसरा क्या आ गया, ट्रांसपेयर कैपिटल AB, तीसरा ट्रांसपेयर कैपिटल AA, जहां AABB टाइप सिचुएशन आ गई तो ये खुद मॉलिक्यूलर प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव कभी नहीं हो सकता, तो इसका मिरर इमेज से नया स्टीरियो आइसोमर एनेंशियोमर बनेगा ही नहीं। बताओ ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, आर यू एबल टू फाइंड प्लेन ऑफ सिमेट्री इन इट, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में, इधर बीचों बीच आप 3D में इमेजिन करें हरदम, यहां बीचों बीच तो ऊपर वाले एक को, बिल्कुल ऊपर वाले पिरामिड वाले एक को आधा कट कर देगा, सेंटर मेटल को आधा कट कर देगा और बी को भी आधा कट कर देगा, समझ गए आप कहां से कहां प्लेन जा रही है, ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा, ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई ये, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, तो इसका भी बस दो GI होंगे, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है इस केस में। ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम पैरेलली साथ साथ ही करते हुए चलेंगे, पोस्ट कोस दोनों एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, अदरवाइज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, और पोस्ट कोस के लिए आपको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। बच्चों मुझे बताओ कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां पर है इमेजिनेशन में, यस और नो, टेल मी, क्या आप इमेजिन कर पाए या नहीं कर पाए? यस सर। ओके, ये 3D में इमेजिन करो, इसी प्लेन में ये है, प्लेन के बाहर ये A निकला हुआ, प्लेन के B, बुक ले लो, बुक से इमेजिन करो जैसे हम इमेजिन करते हैं ऑक्टाहेड्रल में, ये बुक के चार कॉर्नर है, बुक के बीचों बीच ऊपर A है, बुक के बीचों बीच नीचे की साइड B है, ये प्लेन एक को चीरती हुई, M को चीरती हुई और B को चीरती हुई, A, M और B का आधा पोर्शन इधर हो जाएगा, आधा पोर्शन इधर, और इसलिए मिरर इमेज बन जाएंगे, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, और A, M और B का आधा आधा पोर्शन होगा, वो मिरर इमेज होगा। आई होप यू आर एबल टू इमेजिन, ठीक है।
तो इस केस के ये केस ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा, इसलिए हमने पूरा प्रॉपरली डिस्कस कर लिया। MA3B। मैं तीसरा केस देखूं, वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड और दो केस ले लेते हैं, A2B2 वाला केस ले लेते हैं। तो मुझे बताओ A2B2 वाले केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ए को तो फिक्स कर दोगे बाइडेंटेड 90 डिग्री पे, ए के ट्रांस में ए हो सकता है, ए के ट्रांस में बी हो सकता है, और बी के ट्रांस में बी हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटी है। ए के ट्रांस में ए ले लो, ट्रांसपेयर को पकड़ो, ये तरीका होता है। आई एम जस्ट डेवलपिंग द थॉट प्रोसेस हाउ टू मेक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ए के ट्रांस में बी और बी के ट्रांस में बी। अब ये तीन पॉसिबिलिटी है। तीनों ज्योमेट्रिक आइसोमर आप बनाओगे तो ही आप बता पाओगे कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। सब अपनी नोटबुक में तीनों के तीनों जीआई बनाओ, और बनाने के बाद ये भी देखना है कोई कॉमन तो नहीं है। ट्रांसपेयर मिला के देख लो, कॉमन मिल गए तो कॉमन हो जाएगा, कॉमन नहीं मिले तो कॉमन नहीं होगा। सीधा तरीका है सोचने का, सिंपल वे। तो सबसे पहले ड्रॉ करो। ड्रॉ क्यों करवा रहा हूं मैं? क्योंकि ड्रॉ करोगे तो ही बता पाओगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। बिना ड्रॉ किए आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, कॉस कॉस देख नहीं पाओगे, तो नहीं बता पाओगे आप ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं, तीन तो है जीआई, इट हैज 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बट हाउ मेनी आर ऑप्टिकली एक्टिव? तो जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसकी वजह से एक स्टीरियो आइसोमर और बढ़ जाएगा, वो उसका मिरर इमेज। तीन ड्रॉ कर लीजिए सभी नोटबुक में, प्लीज डू इट फास्ट। तीन कौन से ड्रॉ करने हैं वो तो मैं बता ही चुका हूं आपको। बाइडेंटेड लिगेंड को सबसे पहले फिक्स करना सीखो, और मोनोडेंटेड के साथ तो हम अच्छे से गेम खेलना सीख गए हैं। ए के ट्रांस में ए रख दो, ए की ट्रांस पेयर बचा है, बाकी है भी नहीं ये तो, बाकी तो सिस पेयर पॉसिबल है इधर बाइडेंटेड को फिक्स करने के बाद। ए के ट्रांस में बी और बी के ट्रांस में बी बचा हुआ रख दो। दो ए यूज हो गए तो दो बी बचे, ए बी यूज हो गया तो एक ए और एक बी बचा, बी बी यूज हो गया तो दो ए बचे। तो ये हो गया बी ट्रांस बी, ये हो गया ए ट्रांस बी वाला, और ये हो गया ए ट्रांस ए वाला। ठीक है, ये हो गया ए ट्रांस ए वाला। मुझे बताओ तीन जीआई है, ठीक है। अब इनमें से कितने जीआई ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? 0। इसमें तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो इसकी वजह से आइसोमर की संख्या नहीं बढ़ेगी। ए और बीबी वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता। सीधा ही सोच लो, आप बताया था मैंने, जहां ए बीबी ये सब आ जाए तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। ए ट्रांस बी वाले में देखो कि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं अलग अलग प्लेन लेके देखनी पड़ेगी, जैसे ऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म में आप देखते हो सेम स्टाइल, कुछ भी नया नहीं है, ऑर्गेनिक वाली चीज कॉपी पेस्ट है, कोस कोस देखना। तो ए आधा कट जाएगा, एम आधा कट जाएगा, बी आधा कट जाएगा, लेकिन ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे, लेकिन स्मॉल ए और स्मॉल बी नहीं हो पाएंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये तो नहीं है। और कोई दूसरी प्लेन देखो, इसको ए एम बी को इधर ऐसे कट कर लो, बट इन लाइन के पैरेलल, जो बाइपिरामिड है इनको पास, इनको लेते हुए उस प्लेन में तो हो ही नहीं सकता। यहाँ कैपिटल ए है, स्मॉल बी हो ही नहीं सकता। मॉलिक्यूलर प्लेन खुद ले लो, डायगोनल प्लेन ले लो, तो ये ए और ये बी नहीं होगा, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सब ज्यादा चांसेस तो इसी के ही थे, ताकि ए एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाए। बाकी जगह तो वैसे ही चांसेस नहीं है, बट यू कैन मेक इट ट्रायल। कहीं भी हम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं, दूसरी नहीं देखते। एक भी, बहुत सारी प्लेन हो सकती है, एक भी प्लेन के अक्रॉस सिमेट्री है तो उसमें पीओएस प्रेजेंट हो जाता है, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक। सेंटर ऑफ सिमेट्री का तो मतलब ही नहीं है,
इधर देख लो, इधर स्मॉल बी है, यहाँ ए है, हर डायरेक्शन में सेम अरेंजमेंट होना चाहिए। इनफाइनाइट डायरेक्शन ले सकते हो, इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के सेंटर से। तो ना सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसका एक मिरर इमेज बनेगा एनेंशियोमर। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे? 3 तो ये थे, एक मिरर इमेज और बढ़ गया। तो टोटल सिर्फ स्टीरियो आइसोमर देखें तो जो जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे उनकी वजह से एक बढ़ जाता है। तो 3 तो थे ही, एक का मिरर इमेज एक्स्ट्रा हो गया, तो टोटल 4 हो गए। एक तो वो खुद था ही, ठीक है। ये आर यू एबल टू अंडरस्टैंड गाइस? तो एनेंशियोमर कैसे बनता है? पार्डन प्लीज। तो ये एक और आइसोमर कैसे बना? एक और आइसोमर कैसे बना? अच्छा, ये सिर्फ जो ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वही चीज मैं बता रहा हूँ। देखो तरीका क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर स्ट्रक्चर पर स्टीरियो निकालने का सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होती है, जिससे गलती होने के चांसेस कम हो जाए। और किसी भी दूसरे तरीके से करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ऑर्गेनिक में नंबर ऑफ आइसोमर्स। हालांकि इतना जबरदस्त क्वेश्चन पूछना और बच्चों के लिए उसका आंसर करना बहुत मुश्किल काम है। मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दे दूं ऑर्गेनिक में, मैं आपसे एक चीज पूछूं, इसलिए बुक्स में भी उतने भयंकर क्वेश्चन मिलते नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम उसे कर ही नहीं पाओगे, इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा। एक ऐसा भयंकर भी क्वेश्चन दिया जिसमें आप आधे घंटे लगे रहोगे, डिपेंड अपॉन किस काइंड का क्वेश्चन। इस तरह ना एमएस चौहान में, ना हिमांशु पांडे में, ना मटेरियल में, किसी में उतना भयंकर क्वेश्चन नहीं देते हैं। बनाने में मैं कुछ भी रैंडम क्वेश्चन बना के दे दूं आपको, कुछ भी रैंडम, जिसमें इतने सारे ज्योमेट्रिकल सेंटर, इतने सारे ऑप्टिकल सेंटर डाल दूं कि कंफ्यूजन हो जाए, और सिमेट्रिक बना दूं। अनसिमेट्रिक के लिए तो सीधा फॉर्मूला लग जाता है 2⁻n, वहां तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। सिमेट्रिक में होती है प्रॉब्लम, तो कुछ कॉमन हो जाता है इसलिए संख्या कम होती है, और फॉर्मूला हरदम एप्लीकेबल होता नहीं है। साइक्लिक और सिमेट्रिक में फॉर्मूला फ्लॉप हो जाता है। जो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला देखते हो, टोटल नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला देखते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो फॉर्मूला देखते हो आप ऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म में। ओके, मैं बात कर रहा हूं 3 से 4 कैसे हुए, वहां पे क्या करते हो आप? सबसे पहले जितने भी स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं वो बना लो। अब स्ट्रक्चर आइसोमर्स, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मैं आपसे बोलता हूं, ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मैं आपसे बोलता हूं मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना, ये है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका मैंने फोटो हेलोजनेशन करवाया तो कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे टोटल? हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स? हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स? तो ऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन जैसे जिस तरह आप करते हो, मैंने एक एग्जांपल लिया है जस्ट उस चीज को समझाने के लिए। तो कैसे करते हो इसको आप? भाई यहाँ पे हाइड्रोजन हटके लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, और यहाँ पर भी हो सकता है। तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? स्ट्रक्चर आइसोमर देख लेता हूं पहले, सिर्फ स्ट्रक्चर आइसोमर। तरीका क्या होता है, मिस्टेक नहीं करना चाहते तो पहले सारे स्ट्रक्चर आइसोमर लिखो, किसी भी कंपाउंड के दे रखे हम। जैसे मैं बोल देता हूं साइक्लो, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं देता हूं, ये केमिकल रिएक्शन भी इन्वॉल्व नहीं करता हूं फोटो हेलोजनेशन की, मैं सिर्फ ये बोलता हूं कि मोनोक्लोरोस प्रोडक्ट कितने होंगे साइक्लोहेक्सेन के। तो ये तो आपको पता है, ये मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट हम कंसीडर करते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं बाय डिफॉल्ट फोटो हेलोजनेशन में। हालांकि डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो सब प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया, नहीं तो कंफ्यूजन और लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कौन कौन से? इधर Cl आ गया। मैं पहले स्ट्रक्चर आइसोमर बना रहा हूं, तो सबसे पहले क्या, स्ट्रक्चर आइसोमर बनाओ जो भी फॉर्मूला दे रखा है उसका।
अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है तो बहुत सारे स्ट्रक्चर आइसोमर बन सकते हैं, एक के एक, कई एक बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, दूसरा इधर आएगा, इधर हाइड्रोजन हटकर एक क्लोरो लग गया, स्ट्रक्चर के हिसाब से इधर आए या इधर आए दोनों से एक ही प्रोडक्ट बनेगा, स्ट्रक्चर आइसोमर तो एक ही बनेगा, इन दोनों जगह स्ट्रक्चर आइसोमर तो एक ही बनेगा, एंड लास्ट इधर, तो ये स्ट्रक्चर आइसोमर तो इतने बन सकते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स, तो आप बोलते हैं कितने बन गए 5, तो आपका आंसर होता 5। पर मैंने बोला हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स इन एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो आप आंसर देते 5 जो लिख रखे हैं बोर्ड के ऊपर। पर मैंने पूछा है हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स, अब मैंने हाउ मेनी बोल दिया तो स्ट्रक्चर और स्टीरियो सभी इंक्लूड करने पड़ेंगे, या फिर एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दूं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। अब स्ट्रक्चर आइसोमर के बाद आप स्टीरियो आइसोमर देखोगे। अब स्टीरियो आइसोमर देखते टाइम क्या बात करते हैं हम लोग, पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं। अब आपको वो सारे तौर तरीके आने चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर के कौन कौन से केस बनते हैं, क्या कंडीशन होती है और कैसे देखते हैं, उसकी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आइसोमेरिज्म बहुत आसान चैप्टर है, समझ लिया तो इट इज वेरी इजी, otherwise it becomes very challenging for the student। प्रॉपर डिस्कशन कर लिया, सब चीजें इमेजिन करते हुए चैप्टर में चले तो इससे मजेदार चैप्टर होता नहीं है और आइसोमेरिज्म। और उसी की डिपेंडेंसी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में है, यहाँ पे वही चीज कॉपी पेस्ट है, कोई ज्यादा चीज नहीं है, थोड़ा सिस ट्रांस ये सब चीज देखनी है, जिस तरह उधर करते हैं वही कॉपी पेस्ट इधर करना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं बस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म यहाँ पे अलग हो गई, वहां पे अलग हो गई। अब मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे मुझे बताओ कि इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है, नहीं हो सकती। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की रिंग की क्या कंडीशन होनी चाहिए, रिंग के 2 एटम के ऊपर डाई सब्स्टिट्यूशन जो हो रखा है, 2 एटम sp3 होने चाहिए रिंग के, तो उनके ऊपर 2 वैलेंसी होंगी, दोनों वैलेंसी आपस में अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पे भी ए बी हो, यहाँ पे भी ए बी हो, पर आपस में ये दोनों अलग हैं, आपस में ये दोनों अलग हैं। यहाँ पे ई एफ भी हो सकती है, तो दो sp3 कार्बन रिंग के होने चाहिए जिनपे 2 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हों, तो रिंग में GI पैदा हो जाती है। और 3 sp3 कार्बन हो तो भी GI रहेगी, कम से कम 2 होने चाहिए एटलीस्ट। तो यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरोमिथाइल 2 हैं, लेकिन दूसरा कार्बन तो है नहीं, तो इसमें तो GI होगा ही नहीं, इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा नहीं, और कोई कायरल सेंटर भी नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो इसकी वजह से तो एक ही रहेगा, जो स्ट्रक्चर आइसोमर है वही रहेगा। इसकी वजह से स्टेरिक अरेंजमेंट से स्टीरियो आइसोमर और जन्म नहीं दे रहे फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये वैलेंसी सेम हो गई, इसमें भी एक ही कार्बन है जिसमें क्लोरो और मिथाइल है, दूसरा ऐसा कार्बन ही नहीं है इसमें जिसमें डाई सब्स्टिट्यूशन हो। तो अब देखो GI नहीं हो सकता इसमें, और कोई कायरल है नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव का भी कोई सवाल नहीं उठता, तो इसकी वजह से भी कुल मिलाकर एक ही रहेंगे, कोई एक्स्ट्रा स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बनने वाले। इधर मैं बात करूं तो ये भी sp3 जिसपे हाइड्रोजन मिथाइल है, ये भी sp3 जिसपे हाइड्रोजन और क्लोरो है, तो इसके ऊपर अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं तो ये सिमेट्रिक तो है नहीं, स्ट्रक्चर के हिसाब से सिमेट्री देखते हैं, सिमेट्रिक तो है नहीं, तो क्या करूंगा मैं इसमें पहले GI बना लूंगा अगर बना के देखना चाहते हो। और दूसरा चीज होता है फॉर्मूला अगर मैं देखूंगा तो 2 इसके हैं, तो 2 है तो 2⁻² से टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे इसके, क्योंकि ये अनसिमेट्रिक है। 2⁻n से अनसिमेट्रिक में n का मतलब होता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर प्लस नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को जन्म देने वाले उनको ज्योमेट्रिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को जन्म देने वाले उनको ऑप्टिकल सेंटर, और कोई भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म को जन्म देने वाले स्टीरियो आइसोमर। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 2 है 2⁻² से डायरेक्टली।
अब ये 2⁴ 4 टोटल स्टीरियो आइसोमर इससे बनेंगे। अब ये तो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, 3D में मिथाइल और क्लोरो कहीं तो होंगे, तो इसकी वजह से 4 रहेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर। एक्चुअल में स्टेरिक में कुछ ना कुछ तो है, तो इसके कितने जीआई बन सकते हैं? जीआई देखो, जीआई 2 बन सकते हैं। कैसे? मिथाइल और क्लोरो एक तरफ और मिथाइल और क्लोरो दूसरी तरफ, अपोजिट। एक सिन दूसरा एंटी, एक सिस एक ट्रांस, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, दोनों हाइड्रोजन दूसरी तरफ। तो इसको अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो 2 जीआई बनेंगे। जीआई तो 2 ही रहेंगे, तो 2 जीआई बने, मिथाइल भी ऊपर हाइड्रोजन नीचे। अब वो डैश डैश करके हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा मैं, ऑटोमेटिकली होता है वो। क्लोरो भी ऊपर, मिथाइल ऊपर और क्लोरो नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर हो गया, इस पे हाइड्रोजन नीचे हो गया, तो ये ट्रांस और ये सिस हो गया। 2 ही जीआई पॉसिबल है इसके। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 है, लेकिन इसमें भी प्लेनो सिमेट्री नहीं है। क्यों? एक तरफ मिथाइल एक तरफ क्लोरो, और इसमें तो सवाल ही नहीं उठता, मिथाइल दूसरी तरफ ही है, सेम तरफ नहीं है तो ही। तो इसका भी एक मिरर इमेज बनेगा और इसका भी एक मिरर इमेज बनेगा। तो ये इसका मिरर इमेज 2 हो गए, ये इसका मिरर इमेज 2 हो गए, चारों ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कुल मिलाकर 4 हो गए इस स्ट्रक्चर की वजह से। इसको इससे 4 बन सकते हैं कुल मिलाकर। तो इसका टोटल आइसोमर्स, इसके टोटल अरेंजमेंट जो पॉसिबल है वो 4 हैं। इसी तरह सेम रीजन, इसमें भी सिमेट्री नहीं है। ये कोई इधर क्लोर और मिथाइल की वजह से स्ट्रक्चर वाइज भी सिमेट्री नहीं है। जो सिमेट्री फॉर्मूला लगाते टाइम देखते हो स्ट्रक्चर से देखते हैं, स्टेरिक के हिसाब से सिमेट्री नहीं देखते हैं उधर। तो यहां पर भी 2⁻² हो गया। इधर मैं बात करूं तो इसमें कायरल सेंटर नहीं है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो ये sp3 यहाँ पे मिथाइल और हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरो और हाइड्रोजन, तो जीआई तो होगा। दोनों मिथाइल क्लोरो एक तरफ रहेंगे या दूसरी तरफ रहेंगे, 2 जीआई रहेंगे इसमें। बना लो आप 2 जीआई बनाना चाहो तो। इससे 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, मिथाइल और क्लोरो एक तरफ होंगे, मान लो रिंग के ऊपर की साइड, दोनों अलग अलग तरफ रहेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, किसी भी एक को ऊपर रखो और दूसरे को नीचे रखो, या उल्टा कर दो, बात तो एक ही है। घुमा के रखोगे तो वो का वो बन जाएगा। इसको डैश वेज पे रखो, इसको डैश पे रखो, बात तो वही है। इसको घुमा दो, पलटी मार दो, वही बन जाएगा। तो दोनों अलग तरफ से एक ही बनेगा। इसमें प्लेनो सिमेट्री है, पूरा कट कर देंगे तो क्लोरो और मिथाइल आधे आधे कट जाएंगे। इधर भी प्लेनो सिमेट्री है, आधे आधे कट जाएंगे। तो कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो इनके 2 जीआई है, पर कोई इनका मिरर इमेज नहीं बनने वाला। तो इससे कुल मिलाकर 2 ही रहेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए? 1 + 1 + 4 + 4 + 2। दैट इज योर आंसर। टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, दिस इज योर आंसर। अब उस चीज के ऊपर आ जाओ। इतनी राम कहानी मैंने इसलिए बताई क्योंकि ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है इन चीजों में। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन टाइम, अदरवाइज मैं आपके क्वेश्चन को 1 सेकंड में आंसर दे सकता था। तरीका ये है, स्ट्रक्चर आइसोमर तो इधर बनाने ही नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ स्टीरियो ही पढ़ रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 3 जीआई बन सकते हैं। अब जीआई में देखो कि कौन सा जीआई ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो तो एक स्टेरिक अरेंजमेंट है, उसका मिरर इमेज एक और होता है पक्का एनंशियोमर। जो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसका हरदम एक एनंशियोमर होगा ही होगा, कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कोई भी हो। इसलिए एनंशियोमेरिक पेयर वर्ड यूज किया जाता है। तो 3 तो ये हो गए, एक इसका मिरर इमेज होगा, वो भी अलग अलग कंपाउंड होता है, इसलिए उसकी वजह से एक बढ़ गया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, नेक्स्ट केस मैं ले लेता हूं। थोड़ा आपको ये डेवलप करना है कि कैसे मुझे बनाने हैं। नेक्स्ट केस मैं सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड ले लेता हूं और A2BC का केस ले लेता हूं। तो क्या क्या केस हो सकते हैं बताओ? ए को तो फिक्स कर देंगे एक सिस पोजीशन पे, तो ए की ट्रांस पोजीशन बचेगी। तो क्या क्या ट्रांस पे रख सकते हो? देखो, ए के ट्रांस पे ए,
एक के ट्रांस में बी रख सकते हो, एक के ट्रांस में सी रख सकते हो, एक के तो सारे केसेस हो गए। बी का ट्रांस ए तो पहले कवर हो चुका, बी का ट्रांस सी हो गया। अब सी की बात करते हैं, बी के तो सारे केसेस हो गए, सी के ट्रांस में ए हो चुका, सी के ट्रांस में बी हो चुका, तो ये 4 ही केसेस हैं। इन चारों के स्ट्रक्चर बनाओ और टेल मी हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। जीआई तो 4 हो गए, जीआई तो 4 हो गए आपके, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लेकिन आपको ये बताना है बच्चों कि ये 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, तो उनमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। मान लो 2 ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो 2 उनके मिरर इमेज, टोटल स्टीरियो आइसोमर 6 हो जाएंगे। मान लो 4 ऑप्टिकली एक्टिव है, तो 4 तो वो हो गए और 4 उनके मिरर इमेज हो गए, क्योंकि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उसका मिरर इमेज दूसरा कंपाउंड होता है, तो वो एक अलग कंपाउंड। कोई भी 2 आइसोमर, एनंशियोमर, स्टीरियोमर, स्ट्रक्चर आइसोमर, कोई भी 2 आइसोमर अलग अलग कंपाउंड ही होते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 4 जीआई हो गए। आप इनका स्ट्रक्चर बनाओ और बताओ कितने ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव है। ए ट्रांस ए हो ही नहीं सकता, ए बीबी वाला तो हो ही नहीं सकता, उसको तो वैसे रिजेक्ट कर दो। इन तीनों में से 3 या 1 या 2 या 0 कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। पोस्कोस देखना पड़ेगा आपको, ड्रॉ इट, ये 3 ड्रॉ कर लो बस, एंड टेल मी आंसर। जस्ट डू मेंटल एक्सरसाइज, डोंट सिट आइडल। सब लोग ट्राई करें। दो मिनट का टाइम ले लो, फिर मैं आपसे पूछूंगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी बच्चों हम तभी देख सकते हैं जब स्ट्रक्चर बना लें और 3D में इमेजिन कर लें, क्योंकि पोस्ट कोर्स देखने के लिए तो 3D इमेजिनेशन प्री कंडीशन है, वो तो होना ही होना चाहिए। सर तीनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तीनों यस ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकली हैं। एक्टिव है। हाँ बोलो, और क्या। तीनों ऑप्टिकली एक्टिव, और क्या दूसरा क्या ऑप्शन है। सर 2 है। 2 ऑप्टिकली एक्टिव हैं। हम्म। चलो ठीक है। देखो आप खुद से करोगे तो ही आप समझ पाओगे कि मुझे कैसे करना है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू टाइम। मैं तो बता ही सकता हूँ जल्दी जल्दी, टाइम भी बच जाएगा मेरा, लेकिन ये चीज जल्दी जल्दी भागने की नहीं है। आइसोमेरिज्म पॉइंट इज दैट इस चीज में रस किया तो बच्चों को इश्यू आना ही आना है 100%। हर बच्चे को आना है, हर लेवल के बच्चे को आना है। मैं पहले वाला तो बनाऊंगा ही नहीं, मुझे पहले ही पता है। उसमें तो मॉलिक्यूलर और स्क्वायर वाली प्लेन ही खुद प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, तो वो तो ऑप्टिकली एक्टिव। ये तो ए वाला तो मैं डायरेक्टली ही रिजेक्ट कर दूंगा। इसका ही स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, तीनों का स्ट्रक्चर बनाता हूं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को 3D में इमेजिन करना बहुत ही आसान है। आप अपनी बुक ले लें, नोटबुक ले लें और उससे इमेजिन करें। जब भी सोचना पड़े, चाहे पेपर में सोचना पड़े या उस घर पे सोचना पड़े, जस्ट टेक वन ऑब्जेक्ट, दैट इज बुक या फिर कोई भी जो आपके पास अवेलेबल है, एंड इमेजिन। धीरे धीरे आपके दिमाग में चीजें अपने आप फिक्स हो जाएंगी। विथ प्रैक्टिस अपने आप प्रोग्राम्ड हो जाएगा माइंड। किसी भी एक सिस पेयर के ऊपर ए को फिक्स कर देते हैं मन चाहे। इससे सिंपल होता है इमेजिन करना। दिस इज सिंपल वे टू इमेजिन। तो इधर फिक्स कर लो। आप इधर रख दोगे, इस 90 डिग्री पे रख दोगे तो आपके लिए इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा। और सारे सिस पेयर आइडेंटिकल है, कहीं पे भी रखो फर्क नहीं पड़ता। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज सो सिमेट्रिक। ए ट्रांस बी वाला, ए ट्रांस बी वाला इधर बना लेता हूं, तो ए ट्रांस सी वाला इधर बना लूंगा। दिस इज सी। अच्छे से कंफ्यूजन नहीं होगा, लेट मी राइट क्लियरली। और ये हो गया बी ट्रांस सी, तो बी सी यूज हो गया तो ए बचा। ए सी यूज हो गया तो
ए एन बी बचा, ए बी यूज हो गया तो ए एन सी बचा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, ये कौन सा है, ए ट्रांस बी वाला, ये कौन सा है, ए ट्रांस सी वाला, ये कौन सा है, बी ट्रांस सी वाला। ठीक है, tell me the plane of symmetry is there or not, tell me plane of symmetry is there or not। भाई ये ए को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो इसमें ये ए आधा कट जाएगा, एम आधा कट जाएगा, बी आधा कट जाएगा, लेकिन ये ए और सी मिरर इमेज नहीं बन पाएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले तो यही सोचेंगे जहां साफ साफ सिमेट्री दिखा रही है, बाकी जगह तो वैसे चांसेस कम है, करके देख लो, वर्टिकली ऐसे कट करके देख लो, यहाँ कैपिटल ए या स्मॉल सी कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें पोस्ट कोस अब्सेंट है, कोस तो वैसे देख लो इस डायरेक्शन में, इधर चलो और इधर चलो, ए आ रहा है सी आ रहा है, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका एक और अरेंजमेंट हो सकता है जो इसका मिरर इमेज होगा, जो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इधर बात करूंगा तो सबसे पहले तो मैं यही सोचूंगा, बाकी सब जगह तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के चांसेस वैसे ही कम है। यस और नो, इसको कट करूंगा तो ए एम और सी तो आधे कट गए, लेकिन ये ए और बी मिरर इमेज नहीं हो सकते, यहाँ प्रॉब्लम है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो देख लो, इधर कैपिटल ए यहाँ स्मॉल बी वैसे ही नहीं है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसका भी एक नया कंपाउंड पॉसिबल है जो मिरर इमेज है। ठीक है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। लेकिन अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, देखो ए का मिरर इमेज हो गया और कैपिटल ए का हो गया, बी एम और सी तो आधे आधे कट के मिरर इमेज बन ही जाते हैं, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। पोस्ट कोस में से कोई भी एक प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, दोनों एब्सेंट होने चाहिए, तो इसका मिरर इमेज नहीं बनेगा। तो इसकी वजह से तो यही कंपाउंड है, इसकी वजह से एक और एक दो हो गए, एक ये और एक मिरर इमेज, एक ये और एक ये, इसकी वजह से दो हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आर, टोटल नंबर ऑफ जीआई आर 4, इसमें से दो के और मिरर इमेज से एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर 6 हो जाएंगे। इधर दो मिरर इमेज और हो गए, टोटल स्टीरियो आइसोमर 6 हो जाएंगे। गेटिंग मी और नोट, समझा बच्चों? यस सर। एक लास्ट बना लो आप, ट्रांसपेयर फिक्स करके बिल्कुल इसी पैटर्न में। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अभी आपको पैटर्न पता चल गया होगा कि कैसे बनाना है। चारों डिफरेंट लिगेंड है। नाउ टेल मी हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ए को तो एक से स्पेयर पे फिक्स कर देंगे जैसे करता आ रहे हैं। एक के कितने ट्रांस हो सकते हैं, एक के ट्रांस में बी, एक के ट्रांस में सी, एक के ट्रांस में डी, बी के कितने हो सकते हैं, सी के कितने, डी के कितने हो सकते हैं, सारे ट्रांसफेयर फिक्स कर लो तो आपको नंबर ऑफ जीआई पता चल जाएंगे। सबसे पहले मुझे बताओ कितने जीआई है और कितने जीआई ऑप्टिकली एक्टिव है, मुझे बताओ इससे कितने नंबर ऑफ जीआई है। इन क्वेश्चंस का आंसर दो। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ stereo isomers of this formula, number of एनेंशियोमर बोलो ऑर्गेनिक में या एनेंशियोमॉर्फ बोलो, दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं, एनेंशियोमर्स और एनेंशियोमॉर्फ। एनेंशियोमर्स और एनेंशियोमॉर्फ दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं। एनेंशियोमर्स कितने हैं बताओ? सर नंबर ऑफ जीआई तो 6 है। वेरी गुड, परफेक्टली राइट आंसर। अब उन जीआई को मेरे बच्चे बना के, ए बी बी सी सी वाला तो केस ही नहीं हो रहा, तो उनको आप बनाकर देखो और बताओ कि, या वैसे ही सोच सकते हो तो वैसे भी सोच सकते हो कि उनमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कितने ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू 6, बिल्कुल सही आंसर है आपका। सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। वेरी गुड,
6 होंगे और 6 के 6 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो 6 उनके मिरर इमेज भी होंगे, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर 12 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एनेंशियोपेरिक 6. पेयर जो मिरर इमेज है वो 6 पेयर है। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने बनेंगे इस फॉर्मूला से? सारे के सारे ही ऑप्टिकली एक्टिव है। 6 बनाए और 6 के 6 मिरर इमेज बने, तो 12 के 12 ऑप्टिकली एक्टिव है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन से 12 हो जाएंगे बना के आप देख लेना। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री आप देख लेना, तो मिरर इमेज उनका लेना है नहीं लेना है ये भी देख लेना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा सोच रहे हो, वेरी गुड। तो ए ट्रांस बी हो सकता है, ए का सेटिंग देख लेते हैं। ए के ट्रांस में सी हो सकता है, ए के ट्रांस में डी हो सकता है। 3 तो ये हो गया। ये जस्ट लाइक मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो उसी तरह का ही क्वेश्चन है। वहां पे फॉर्मूला आ जाते हैं, पर यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट कोई। यू विल नॉट गेट एनी डायरेक्ट फॉर्मूला, मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक अच्छा तरीका है कि जो इंपॉर्टेंट केसेस है मैं आपको बता दूंगा, पर ये मेंटल एक्सरसाइज इसलिए करवा रहा हूं कि कोई भी केस तो आप बना पाओ। आपको तो बहुत सिंपल ही पूछेंगे क्वेश्चंस, मैं आपको अच्छे लेवल की इसलिए करवा रहा हूं, यू विल फाइंड इजी। ए ट्रांस बी, ए ट्रांस सी, ए ट्रांस डी, एक के सारा पेयर हो गए ट्रांस पेयर। अब बी की बात करें, बी ट्रांस ए पहले आ चुका है। ए ट्रांस बी बोलो या बी ट्रांस ए बोलो, बी ट्रांस सी और बी ट्रांस डी दो ही पॉसिबल है बी के साथ। सी का सी ट्रांस ए आ चुका है, इधर सी ट्रांस बी भी आ चुका, बस सी ट्रांस डी बचा है। तो ये 6 बना लोगे, इनके स्ट्रक्चर बना लोगे, देखोगे कि किसी में पोस्ट को सब्सेंट नहीं है, तो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, इसलिए सभी का मिरर इमेज भी होगा। तो 6 और 6 इनके मिरर इमेज 12 टोटल स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे। ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। एनेंशियोमेरिक पेयर में दोनों पेयर के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एनेंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, एनेंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। गॉट इट गाइस? यस और नो? Yes, sir. ओके, मैं अब अगर सम अप करूं अभी जो हमने पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 केसेस पढ़े हमने सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड के साथ। MAAA4, MAA सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड एक लिया है हमने अभी तक के जो भी एग्जांपल थे। एक ही टाइप के लिगेंड है, 2 टाइप के हो सकते हैं, एक 3 नंबर में, दूसरा 1 नंबर में हो सकता है, दोनों 2-2 नंबर में हो। 4 मोनोडेंटेट है। 3 टाइप में ABC लिख लो, किसी भी एक को रिपीट करके 4 संख्या हो जाएगी। 4 टाइप के ये हो जाएंगे, ये हैं। मैं नंबर ऑफ GI की बात करूं, ऐसा फॉर्मूला है तो GI होगा ही नहीं। 0. ऐसा फॉर्मूला है तो ए ट्रांस भी 2 GI थे। 2. यस और नो? 2 GI थे। आप उसमें से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था। जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं उनकी संख्या लिख रहा हूं। इसके कितने आए थे बच्चों? ए ट्रांस बी, बी ट्रांस बी, 3 आए थे। उनमें से सिर्फ एक ऑप्टिकली एक्टिव आया था, चेक करो। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 4 आए थे आपके, जिसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव आए थे। यहाँ पे आपने अभी अभी क्वेश्चन किया 6 आए थे, 6 के 6 ऑप्टिकली एक्टिव थे। तो यहाँ पे टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे? टोटल स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर इसके बनते ही नहीं है, बस एक जो भी है बस वही है। कोई दूसरा कंपाउंड बनेगा तो आइसोमर बोला जाएगा। आइसोमर था डिफरेंट कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है, तो खुद ही है बस, कोई उसका दूसरा आइसोमर है ही नहीं, कोई दूसरा स्टीरियो आइसोमर है ही नहीं। इसकी बात करें 2 हैं तो 2 ही रहेंगे स्टीरियो आइसोमर। 2 हैं उनमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव है, तो 2 तो वही है, पर एक का मिरर इमेज और वो, तो 2 1 बढ़ जाएगा, 4 हो जाएंगे टोटल। 4 थे, 2 तो ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, वो तो वही रहेंगे। 2 थे तो 2 वो और 2 उनके मिरर इमेज, तो टोटल 6 हो जाएंगे। 6 थे और 6 के 6 के मिरर इमेज, तो टोटल 12 हो जाएंगे। समझ गए? ये मैं टोटल स्टीरियो आइसोमर की कैलकुलेशन बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप लोग इसमें मिस्टेक करते हो। You people make mistake.
आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी अलग से काउंट कर लेते हो और वो जो फॉर्मूला लिखते हो 2n उनकी वजह से जितने ऑप्टिकल आइसोमर आते हैं वो भी कर लेते हो। अरे भाई कुछ कॉमन भी है, पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एक 3D अरेंजमेंट तो आपने पहले ही कंसीडर कर लिया, तो अच्छा तरीका है जीआई बना लो और उनके मिरर इमेज देख लो अगर बना के देखना है तो। ऑर्गेनिक में 2-3 से ज्यादा कायरल सेंटर वाले नहीं पूछते, अनसिमेट्रिक तो कितने भी सीरियो सेंटर पूछ लो उसमें तो सीधा फॉर्मूला लगता है, गलती होती नहीं है, पर जब सिमेट्रिक आएगा तब इश्यू आता है ऑर्गेनिक में। डन। ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। मैं 2 बाइडेंटेड लिगेंड वाले केसेस ले लेता हूं, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। MAA ट्वाइस A2 और MAA ट्वाइस एक्सरसाइज करना है इसका AB मजा आएगा यार। पूछेंगे। इसमें A ट्रांस A और A सिस A दो पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ GI आपके 2 रहेंगे, इधर भी नंबर ऑफ GI 2 रहेंगे, एक A ट्रांस A एक A सिस A, यहाँ पे A ट्रांस B और A सिस B दो रहेंगे, बना लेना। दो में से एक ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। बताओ A ट्रांस A वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा? A सिस A वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, राइट? और यहां पर भी वन ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा A सिस B वाला। ध्यान रखना जो मैं लिखवा रहा हूं ये जस्ट डायरेक्टली यूज इन क्वेश्चंस, डायरेक्टली यूज इन क्वेश्चंस, ये आपको काम आते रहेंगे। दैट्स ऑल, दीज आर द इंपॉर्टेंट केसेस हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा तीनों ट्राइडेंटेड लिगेंड का मैं बता चुका हूं। ये वाला केस आपको पूछा जाएगा, इसमें कोई जीआई नहीं है, पर ये खुद अपने आप में एक स्ट्रक्चर है और वो ऑप्टिकली एक्टिव है, इटसेल्फ ऑप्टिकली एक्टिव। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर तो 2 हो जाएंगे, ये और उसका मिरर इमेज, पर इसका दूसरा जीआई नहीं बन सकता, वो हमने देखा था एक ही पॉसिबिलिटी है। दूसरा फेक और मर आपने पढ़ा था, बाइडेंटेड लिगेंड अनसिमेट्रिक 3 हो पर सेम टाइप के हों, तो उसमें हमने देखा था 2 जीआई होते हैं और बोथ जीआई ऑप्टिकली एक्टिव, बोथ ऑप्टिकली एक्टिव, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर 4 हो जाते हैं, यहाँ पे टोटल 2 हो जाते हैं। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म यहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है। इंपॉर्टेंट केसेस थे सब मैंने लिखवा दिए आपको। कोई नया केस आए तो बना जेई में नीट में तो हमने तो बहुत ज्यादा केसेस किए हैं, इनसे बाहर नहीं पूछेंगे, लेकिन जहां तक मैं बात करता हूं कि जे एडवांस या बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इनमें पूछ सकते हैं, नीट जेई में नहीं पूछ सकते हैं। अगर उनका हो तो जिस तरह हमने बनाया है उस तरह आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा आप पहले बाइडेंटेट को फिक्स करो फिर मोनोडेंटेट का, ये इसी तरह का ही तरीका है। दिस इज द वे। नो स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड फॉर्मूला for total number of stereoisomer just like organic chemistry। organic chemistry में तो फॉर्मूला जाए, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। Let us do some examples। Let us do some examples। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप पीछे पेज पलट के देख सकते हो बच्चों कि किसके कितने हैं। डायरेक्टली बनाने में तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि कम टाइम में बताना है जैसे एग्जाम में करना है, ध्यान रखकर। प्लैटिनम, पाइरीडीन, NH3, अमोनिया। हर काउंटर आयन कुछ भी हो, आइसोमेरिज्म तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की वजह से ही हम लोग देखते हैं, आइसोमेरिज्म तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की वजह से ही हम लोग देख रहे हैं। टेल मी number of stereoisomers possible for it। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है,
सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है तो केस कौन सा हो गया? A2 B2 C2। बताओ A2 B2 C2 के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे? 5 तो कितने ऑप्टिकली एक्टिव थे उसमें? बनाकर देखो। एक ऑप्टिकली एक्टिव था। एक ऑप्टिकली एक्टिव था, बिल्कुल सही है। वो पूरी टेबल ध्यान रखो, मोनोडेंटेट बहुत पूछा जाता है। तो नंबर ऑफ जीआई डायरेक्टली आप लिख दोगे। तीन जब थे, तीन तरह के लिगेंड थे, 3 टाइप के, सारे मोनोडेंटेट रहते हुए, तो ऐसा भी सिचुएशन था, ऐसा सिचुएशन था, ऐसा था। 4 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 6 लिगेंड बना दो। तो इसका 2 था, इसका 3 था, इसका 5 था नंबर ऑफ जीआई। सिर्फ यही में से एक ऑप्टिकली एक्टिव था। इस तरह पूरा सीक्वेंस में ध्यान, जिस तरह मैंने टेबल लिखवाया है वो टेबल का एक साथ इसलिए लिखवाया है ताकि आप याद करो। जहां पे 3 टाइप के लिगेंड है वहां बीच वाले का 3 होता है। यू रिमेंबर इधर वे, आपकी स्टाइल है याद करने का। तो A2 B2 नंबर ऑफ जीआई 5 हो जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो एक का मिरर इमेज, टोटल स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे आपके। एक का मिरर इमेज हो जाएगा तो 6 हो जाएंगे टोटल। 5 तो हो गए जीआई, पर एक का मिरर इमेज एक एक्स्ट्रा और ऐड कर देगा स्टीरियो आइसोमर्स में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे जरा, what is total number of stereoisomers of compound COEN thrice Cl3? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स बताओ इसके, टोटल स्टीरियोआइसोमर्स। टेल मी। अभी अभी 2 मिनट पहले किया था ये कौन सा केस हो गया? इथाइलिन डाइमीन सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड MA3 वाला केस होगा। आयनाइजेशन स्पेयर को तो देखना ही नहीं है, वो आयनाइजेशन स्पेयर तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में काम आ सकती है। सीरियो आइसोमेरिज्म में आयनाइजेशन स्पेयर का कोई रोल नहीं है, तो भूल जाओ। मैं तो सीरियो आइसोमर पूछ रहा हूं आपसे। टेल मी गाइस, आंसर। 2 अरे इसके जीआई तो होंगे ही नहीं, एक खुद होगा और एक उसका मिरर इमेज होगा। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 होंगे और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे एक एनसियोमेरिक पेयर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर दिस formula of coordination compound। बताओ इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं? ये क्या हो गया? सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये ए केस ढूंढो, इतने सारे केस किए हैं। 4 मोनोडेंटेट हैं, 2 अमीन और 2 क्लोराइडो, ये केस हो गया। ध्यान है? 4 कितने जीआई थे? जल्दी बताओ। A ट्रांस A, B ट्रांस B एंड A ट्रांस B। 3 जीआई थे इसमें, तो जीआई पूछा जाए तो 3। उनमें से A ट्रांस B वाला ऑप्टिकली एक्टिव था। टर्न बैक द पेजेस। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछा जाए तो 4। वेरी गुड। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन होते हैं। सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना जल्दी से। फाइंड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ जीआई बताओ, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताओ for this compound having the formula written there। ग्लाइसिन एटोसिमेट्रिक होता है या अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड होता है?
सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड होता है या अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड होता है? अरे भाई ध्यान नहीं है क्या? ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप हो गया, ये एसिड ग्रुप हो गया, उसका एनायन मतलब ये ग्लाइसिनेटो, ये तो ए बी टाइप हो गया ना यार, कहां सिमेट्री है स्ट्रक्चर वाइज इसमें? तो ये कौन सा केस हो गया? ये वाला केस हो गया। जीआई कितने थे? 2, एक फैक और दूसरा मर, एमएबी थ्राइस में दोनों ऑप्टिकली एक्टिव थे, तो दोनों का मिरर इमेज और 2 वो 4 सेरिक अरेंजमेंट हो जाएंगे। समझ गए? दिस वे क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। अच्छा, मैं कुछ मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग में समझा चुका था कि कार्बोनिल का जो आपका सिग्मा स्टार 2s होता है वो होमो होता है, और पाई स्टार 2p होता है वो ल्यूमो होता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट पाई स्टार 2p में करता है। सेंट्रल मेटल और C डबल बॉन्ड O, स्टार्टिंग में सिचुएशन ये है, अगर ये अपना लोन पेयर दे देता है इसको तो ठीक है, यहाँ पॉजिटिव। मैंने वो कहानी सुनाई थी कि ऑक्सीजन इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसकी जिंदगी बनाने के लिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। पूरी बॉन्डिंग के हिसाब से मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी सुनाई थी, वो कहानी काम आएगी अब क्वेश्चन में। अब मैं उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जैसे ही मैंने बताया था ये कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसका घर बसाने के लिए ये अपने एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये अब जिंदगी में अपना विस्तार करना चाहता है, यानी कि और दुनिया के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। तो ये डोनर एटम है कार्बोनिल में, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, तो ये डोनेट करता है क्योंकि इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑक्सीजन जैसे ही इसने सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाया, कहानी दोबारा सुना रहा हूं, तो ये ऑक्सीजन इसको कंप्लेन करने लगता है कि भाई तू तो बड़ा बेकार आदमी है, मैंने तेरा घर बसाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, वैसे में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देने का नेचर नहीं है मेरा, बाय नेचर आई एम नॉट बेनेवलेंट, मैं किसी को दानवान करना ये सब दयालु नेचर मेरा नहीं है। तो मैं क्या, पर मैंने किसी भी तरह तेरे से बॉन्ड था, तेरे से रिश्ता बना हुआ था, रिश्ता को निभाने के लिए मैंने किया। अच्छा जी, अब तू तो भाई तेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो तू तो किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब तू बॉन्ड बनाए तो मुझे तकलीफ नहीं है, पर मुझे तकलीफ इस चीज की है कि जैसे ही तेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर गई तो तू इलेक्ट्रॉन कम हो गए तेरे पास, तो मेरे इलेक्ट्रॉन और खींचेगा, क्योंकि किसी के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा, तो पड़ोसी से पहले के स्टेट के हिसाब से तो ज्यादा ही खींचेगा नहीं स्टेट में, तो बोलेगा कि मेरा तो यही देने का नेचर नहीं था, तू अब किसी और को देने से मेरे इलेक्ट्रॉन और सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्योंकि तू ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा देने के बाद। तो मुझे तकलीफ है क्योंकि मेरे को तकलीफ हो रही है। तो ये बोलता है कि रिश्ता तो तेरे से भी है और रिश्ता अब इससे बन गया, तो नए रिश्तेदार से ये बोलता है कि भाई मेरा पुराना रिश्तेदार है ना, वो बड़ा दुखी है, वो बड़ा परेशान है, मैंने तुमसे रिश्ता तो बना लिया, अब तुम ही संभालो। तो सेंट्रल मेटल बोलता है कि जरूर संभालूंगा, रिश्ता है तो निभाऊंगा। तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तुम्हें वापस दे देता हूं, तो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोबारा बढ़ जाएगी, और ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है, दोनों की भलाई है इसमें। सिनर्जी मतलब 1 + 1 11, तो इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। यस और नो? तो बच्चों यहां पर जैसे ही बैक बॉन्डिंग देगा तो क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो जैसे ही ये बैक बॉन्ड इधर, पहले बॉन्ड ऑर्डर पहले कितना था, इधर 1 था, जैसे ही बैक बॉन्ड आया, जितनी ज्यादा इसका बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी होगी वैसे ही ऑर्डर 1 से 2 की तरफ जाएगा। तो जैसे ही 1 की 2 की तरफ जाएगा तो ये
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स आने से कार्बन एक से ज्यादा, हद से ज्यादा तो बॉन्ड बना नहीं सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी। तो इस वाला बॉन्ड ऑर्डर पहले 3 था, तो अब 3 से 2 की तरफ शिफ्ट होगा। तो व्हाट आई मीन टू से, ये चीज का ध्यान रखो, जितनी स्ट्रॉन्ग इसका, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो ज्यादा बैक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अच्छे से दे पाएगा। न्यूट्रल होगा तो कम अच्छे से दे पाएगा। +1 होगा तो और कम, पहले ही +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पहले ही तंगी है इलेक्ट्रॉन देने की, तो और कम दे पाएगा। +2 है तो और कम दे पाएगा। व्हाट आई मीन टू से, इसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर जितना नेगेटिव है, उतना ही बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर एज बैक बॉन्डिंग बिकम मोर इफेक्टिव। वो कब होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, जितना कम पॉजिटिव चार्ज है, उतनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी रहेगी। जैसे ही बैक बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर कौन सा, मेटल कार्बन का। ये भी क्वेश्चन पूछेंगे, मेटल कार्बन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बारे में, इसका भी ध्यान रखना। दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर इधर इंक्रीज होगा, तो इधर इस वाले कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। इधर ये बॉन्ड ऑर्डर 1 से बैक बॉन्ड हुआ तो 2 की तरफ गया, तो ये 3 से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ जाएगी, 3 से 2 की तरफ। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज ये होगा तो ये डिक्रीज होगा। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। ये चीज बहुत बार पूछ चुके हैं। तो ये हो गया मेटल कार्बन बॉन्ड, और ये हो गया कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। यस, वांट टू आस्क एनीथिंग? सर ये एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, वो है ना फोन स्विच ऑफ हो गया था। अच्छा, देखो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई मेटल कार्बन बॉन्ड, जैसे ये बैक बॉन्डिंग इधर ज्यादा होगी तो इसके ऊपर तो 5 बॉन्ड हो गए, तो इसको तो कम करना पड़ेगा, तो इसको ये अपना पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। इतना समझ में आया? तो यहाँ पहले बॉन्ड ऑर्डर 1 था, जैसे ही बैक बॉन्डिंग हुई तो बॉन्ड ऑर्डर 2 की तरफ गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से 2 मूव किया, तो ये बॉन्ड ऑर्डर पहले 3 था, तो ये किधर, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, ये बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2 की तरफ शिफ्ट हुआ। तो इसका जैसे जितनी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी, एज बैक बॉन्डिंग ऑफ सेटल मेटल इंक्रीजेस बिकम मोर इफेक्टिव, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 से 2 बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2 बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। जब मेटल कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, ऑब्वियस सी बात है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि इसके क्वेश्चन पक्का आपको ऑब्जेक्टिव में आते ही आते हैं। मैं आपको बोलता हूं, आईआईटी 3-4 बार पूछ चुकी है, नीट इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन, इसका फंडा मैंने बैक बॉन्डिंग का पहले भी समझाया, आज फिर समझा रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, अब आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। चीज है, पर स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, कौन सा घटेगा कौन सा बढ़ेगा, इसमें सोचना पड़ता है, और वहां बच्चे फंस जाते हैं। तो लिख लो, सेंट्रल मेटल पे जितना ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, लार्जर नेगेटिव, उतना ही बॉन्ड ऑर्डर मेटल कार्बन का बड़ा, और बॉन्ड ऑर्डर उसका कार्बन ऑक्सीजन का छोटा। जो मैंने अभी लिखवाया है उसको नोट की फॉर्म में भी लिख लो, उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन लिखो, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। मैंने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है, तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर से उल्टा हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको बताना है। कार्बोनिल कंपाउंड में MnCO6 का आपका है
CrCO6। तीसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप ले लो, क्रोमियम से पहले वेनेडियम आता है तो VCO6, और उससे पहले आपका टाइटेनियम आता है तो TiCO6। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट CO तो न्यूट्रल होता है, तो वेनेडियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1, क्रोमियम पे 0 और मैग्नीज पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? Ti-2 पे, फिर -1 पे कम है, ये न्यूट्रल, इस पे तो इलेक्ट्रॉन की वैसे कमी है, तो ये क्या ढंग की बैक बॉन्डिंग करेगा? तो क्या होगा? एज बैक बॉन्डिंग, जितना नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर उतनी ही इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग जैसे जैसे बढ़ती है तो ये बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ये आया इधर, बैक बॉन्ड बना, और ये बॉन्ड वीक होगा। तो जितना नेगेटिव होगा उतना ही, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा इसके ऊपर उतना ही CO का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो बताओ यहां CO की बॉन्ड लेंथ सबसे, CO की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इधर CO का सबसे छोटा होगा, यस और नो? CO का बॉन्ड लेंथ सबसे, तो बॉन्ड एनर्जी किधर हो जाएगी? इधर बॉन्ड ऑर्डर 3 के नजदीक होगा क्योंकि बैक बॉन्डिंग ढंग से नहीं हो रही, या बॉन्ड ऑर्डर 2 के नजदीक होगा, या 3 के नजदीक होगा कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, कौन सा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, मैं इसी की बात कर रहा हूं। बॉन्ड ऑर्डर इधर से इधर बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ किधर से किधर बढ़ेगी? इधर से इधर बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ इधर से इधर बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी भी किधर से किधर बढ़ेगी? जहां बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, कौन से बॉन्ड का? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का। समझ गए? सब में एक ही बॉन्ड कॉमन है, कार्बन ऑक्सीजन, बाकी मेटल तो अलग अलग है, तो मेटल कार्बन बॉन्ड तो अलग अलग हो गया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड गाइस? यस और नो? समझा या नहीं समझा? यस सर। ओके, वन मोर क्वेश्चन ऑन द सेम। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, और जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ऐसे क्वेश्चन बना के लोग पूछते हैं। NiCO4, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं CO4, निकल से पहले कोबाल्ट आता है और उससे पहले आयरन आता है। मुझे CO की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखना है 3 कंपाउंड्स में। तो यहाँ आयरन -2 में है, यहाँ कोबाल्ट -1 में है, और यहाँ निकल 0 में है। आप लोग जानते हैं जितना नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर उतना ही इधर बैक बॉन्डिंग होगी, तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होगा। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उतना ही CO का बॉन्ड ऑर्डर छोटा, बॉन्ड लेंथ बड़ा। तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर सब छोटा इसमें होगा, ये 2 की नजदीक होगा, ये 3 के नजदीक होगा, 3 और 2 के बीच में ही रहता है बॉन्ड ऑर्डर। यस और नो? वो हमने देखा था अभी, बैक बॉन्डिंग से किस तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है। तो बॉन्ड ऑर्डर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का, कौन सा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात कर रहा हूं। तो बॉन्ड ऑर्डर इधर बढ़ रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की इधर बढ़ेगी, तो बॉन्ड लेंथ किधर बढ़ेगी? इधर बढ़ेगी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की। कौन सा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो जितना ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने का। कुछ कार्बोनिल कंपाउंड का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, और स्ट्रक्चर से आपको कैलकुलेट करना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कुछ कार्बोनिल लिखो, सम इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स लिखो। सम इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स। NiCO4 हम क्वेश्चन की फॉर्म में पहले ही कर चुके हैं। लॉन TTS ध्यान हो तो आपको,
वी हैव ऑलरेडी डन इट। निकेल में 28 होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, तो 36 हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। दूसरा भी हम एग्जांपल की फॉर्म में कर चुके हैं, आयरन FeCO4 का कार्बोनिल, आयरन का कार्बोनिल कंपाउंड देख चुके हैं। इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन थी, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, हम देख चुके हैं। रिवाइज द नोट्स। इसको मैंने बताया था नॉन पोलर, क्वेश्चन में किया था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में हम कर चुके हैं। ये क्या रहेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तभी नॉन पोलर रहता है। बताओ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा। 26 था आयरन का, अब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो गया तो कुछ है नहीं। 5 बॉन्ड बने तो 10 इलेक्ट्रॉन आए, तो अब 36 हो गया। कार्बोनिल कंपाउंड में सिडविक रूल और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल हरदम ओबे होना चाहिए। नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया? यस सर। ओके, नेक्स्ट। ये कार्बोनिल कंपाउंड के स्ट्रक्चर आपको काम भी आ जाते हैं डायरेक्टली। CrCO6 CO स्ट्रॉन्ग फिट लिगेंड है, पेयरिंग करवा देता है। D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये एक ही ज्योमेट्री है। यहाँ ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। ऑक्टाहेड्रल के अलावा कोई दूसरी ज्योमेट्री नहीं होती है। एवरीबॉडी नोज इट। कार्बन डोनर एटम है, ऑक्सीजन पहले लिख दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन डोनर एटम है। कार्बोनिल में कार्बन ही डोनर एटम होता है ना। अब पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस जिनका स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान होना चाहिए, हालांकि मैं इनका स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना चुका हूं, आपको दोबारा इसलिए बना रहा हूं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन में मैं यूज कर चुका हूं। Mn2CO10, इसलिए पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में मेटल मेटल बॉन्ड होता है, डेल्टा बॉन्ड ध्यान होगा, जिसकी वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते थे En में। इसमें क्या हो गया, क्रोमियम का 24 होता है और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो 12, तो 36 हो गया क्रोमियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मैग्नीज पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में मेटल मेटल बॉन्ड तो परमेश्वर के नाम के बनाई दो। अब MnCO5 में अगर मैं बोलूं तो 10 है, तो दोनों के ऊपर सिमेट्रिकली 2 लिगेंड, 5 लिगेंड बना दो। 10 है तो दोनों के ऊपर 5 CO लिगेंड बना दो दोनों के ऊपर। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान भी रखना है, ये कार्बोनिल कंपाउंड का जो मैं अभी लिखवा रहा हूं। सब जगह CO लगा दो। वेरी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन इसका मैं करवा चुका हूं, 36 था, 36 देख लेना पीछे। वी हैव डन कैलकुलेशन ऑफ इट एज एग्जांपल, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड एंड देयर स्ट्रक्चर। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, इसका भी हम स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं। एग्जांपल के तौर पे भी हम इसको देख चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव सीन इट। CO twice CO8, तो एक तो कार्बोनिल बॉन्ड बना लो, सॉरी कोबाल्ट बॉन्ड बना लो, सेंट्रल मेटल डेल्टा बॉन्डिंग, जिसकी वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते थे। ये भी एग्जांपल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में हम लोग ले चुके हैं। एक CO लिगेंड ऐसे और दूसरा CO लिगेंड ब्रिज लिगेंड की फॉर्म में ऐसे। बाकी 8 में से 2 खर्च हो गए, तो 3 इधर रख दो, 3 इधर रख दो। बड़ा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल सी का हरदम ओबे होगा, सिडविक रूल हरदम ओबे होगा कार्बोनिल कंपाउंड में। तो दोनों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमने कैलकुलेट किया था, देख लेना, वहां पे चेक कर लेना। 36 and 36 we have done it already। एक Fe2CO9, इस कार्बोनिल कंपाउंड का मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको बताना है। 2 सेंट्रल मेटल है, तो दोनों को मैं
डेल्टा बॉन्डिंग से जोड़ लेता हूं। अब 3 CO लिगैंड ब्रिज लिगैंड की फॉर्म में इसके स्ट्रक्चर में होते हैं, तो बचे 6, तो 3 इधर रख दो और 3 इधर रख दो। कार्बोनिल, मैंने क्या बताया था, जब कार्बोनिल ब्रिज लिगैंड की फॉर्म में हो तो एक एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है और बाकी सबके लिए दो दो। तो आयरन का 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे वहां पर 26 हो गया, 0 है तो कोई आएगा ये तो है ही नहीं। -2 होता आयरन तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते, +2 होता 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते 26 में से, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, 0 आए गए ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से। ये 4 बॉन्ड की वजह से 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आए, 1 1 1 एंड 1। इन इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, तो इसके 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो कितना हो गया बच्चों, 36 आ गया क्या? अरे सिडविक रूल कार्बोनिल में हरदम ओबे होता है, टेंशन ही नहीं लेने का। सिडविक रूल इज ऑलवेज ओबेड इन कार्बोनिल कंपाउंड। सिडविक रूल इज ऑलवेज ओबेड इन कार्बोनिल कंपाउंड। चलो कुछ एग्जांपल एक लेक्चर में और करेंगे, और पूरी तरह ये चैप्टर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए लिया है क्योंकि दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कभी भी इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके बच्चों, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे एंड वी विल डी ट्रांजिशन और कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब भी हम लोग छोटी चीजें जो क्वेश्चन में काम आती है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इन वन मोर लेक्चर टुमारो। थैंक यू वेरी मच, देन वी विल स्टार्ट मेटलर्जी चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, टाइम हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर है, लेट अस स्टॉप हियर। सर आज और लेक्चर है? आज नहीं है बेटा, ठीक है। टुमारो।